अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी इमारत का नक्शा या ब्लूप्रिंट सामने रखा जाता है तो सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। एक सटीक इंजीनियरिंग होती है, नींव कहाँ है, दीवारें कहाँ हैं और कौन सा पिलर कितना भार उठा रहा है, ये सब नापा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वो एकदम गणितीय होता है। सही कहा, बहुत ही सीधा और गणितीय होता है। लेकिन जब मानवीय रिश्तों की बात आती है ना, हमारे अकेलेपन और हमारी अपनी सीमाएं यानी बाउंड्रीज की बात आती हैं, तो अचानक से वो ब्लूप्रिंट एकदम धुंधला हो जाता है। हम अपनी भावनाओं का सारा भार किस पर डाल रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का उद्देश्य इसी धुंधलेपन को दूर करना है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, प्रायोरिटी शिफ्ट अडॉप्शन, लोनलीनेस एंड रिलेशनशिप बाउंड्रीज नाम की एक बेहद विस्तृत केस स्टडी, वो अकेलेपन और रिश्तों के एक बहुत ही जटिल और असली मामले का विश्लेषण करती है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। इस केस स्टडी के केंद्र में एक 40 साल का स्वतंत्र व्यक्ति है। ये लखनऊ में रहता है। इसका अपना खुद का 4 मंजिला घर है। ये इंसान एक मंजिल पर रहता है और बाकी के 3 फ्लोर इसने किराए पर दिए हुए हैं, जहां से इसे हर महीने लगभग 15,000 रुपए की आय होती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कागज पर ये एक बहुत ही स्थिर और सेटल्ड जीवन लग सकता है। एक घर है, एक नियमित आय है, लेकिन ये केस स्टडी हमें दिखाती है कि बाहरी स्थिरता और आंतरिक शांति में कितना बड़ा अंतर हो सकता है। सच में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और ये सिर्फ इस एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि अगर हम गहराई से देखें तो ये हम सभी के इमोशनल स्ट्रक्चर यानी भावनात्मक ढांचे की कहानी है। और इस व्यक्ति के ढांचे में अकेलेपन की बहुत गहरी दरारें हैं। देखिए, स्रोत बताता है कि इसके माता पिता और भाई बहन इससे पूरी तरह से कटे हुए हैं। वे इसकी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। मतलब वो पूरी तरह से अकेला है। एकदम अकेला। यहां तक कि अगर ये शादी करने का सोचे तो भी परिवार वाले किसी तरह के कानूनी पचड़ों या संपत्ति विवाद के डर से उसमें शामिल नहीं होना चाहते। ये एक भयानक किस्म का सामाजिक अलगाव है। तो इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए इस व्यक्ति ने 11 महीने पहले एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। इसने एक 14 साल के लड़के को गोद लिया। ये कोई साधारण फैसला नहीं है। देखिए, एक नवजात शिशु को गोद लेना एक बात है, लेकिन एक 14 साल के टीनेजर को गोद लेना, वो भी अकेले, एक बहुत बड़ी और जटिल जिम्मेदारी है। हाँ, और इस लड़के का पिछला जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा है। स्रोत के अनुसार उसकी कुछ पुरानी आदतें ठीक नहीं थीं, इसलिए उसे लगातार सही दिशा और निगरानी की जरूरत है। मतलब उसे अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल नहीं। वो जब तक इस व्यक्ति की नजरों के सामने रहता है तब तक सुरक्षित रहता है और चीजें नियंत्रण में रहती हैं। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा द्वंद्व शुरू होता है। सबसे पहले उस रिश्ते को समझते हैं जिसने इस व्यक्ति की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी है। हाँ, वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ता। जी, इस व्यक्ति का एक 39 साल की महिला के साथ रोमांटिक रिश्ता है। यह महिला बिहार सरकार के एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर है और उसकी खुद की भी एक 20 साल की बेटी है। ये दोनों एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर रहते हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब से इस व्यक्ति ने उस 14 साल के लड़के को गोद लिया है, इस महिला ने पूरी तरह से दूरी बना ली है। मतलब उसने इस नए बदलाव को, इस नई जिम्मेदारी को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करना तो दूर की बात है। स्रोत में जो विवरण है ना, वो चौंकाने वाला है। अगर ये व्यक्ति फोन पर बात करते समय उस लड़के से 2 शब्द बोल भी ले तो वो महिला नाराज हो जाती है। ये तो बहुत ही अजीब है। अजीब और बहुत कंट्रोलिंग। वो पूरी तरह से हावी होने की कोशिश कर रही है। उसने एक शर्त रख दी है कि अगर इस व्यक्ति को उससे मिलना है तो उसे उस लड़के को अयोध्या में अकेला छोड़कर आना होगा। एक 14 साल के बच्चे को जिसे निगरानी की जरूरत है। हाँ, जबकि व्यक्ति जानता है कि अगर लड़का उसकी नजरों से दूर हुआ तो वो फिर से गलत रास्ते पर चला जाएगा। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। जो पार्टनर आपको ऐसी शर्तें दे रहा है वो स्पष्ट रूप से बहुत कंट्रोलिंग व्यवहार कर रहा है। वो भावनात्मक रूप से उस व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। और ये व्यक्ति कितनी हताशा में है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उसने उस महिला से समझौता करने के लिए यहाँ तक कह दिया कि ठीक है, तुम लड़के को अपने घर में मत घुसने देना, बस उसे बालकनी में खाने और रहने की जगह दे दो। बाप रे। मतलब सोचिए, एक पिता अपने गोद लिए हुए बेटे के लिए बालकनी में जगह मांग रहा है। ये बहुत दुखद है। लेकिन महिला इसके लिए भी नहीं मानी और अब स्रोत के अनुसार वो महिला अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढ रही है। ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि आप अपना एक हाथ काट दें तभी मैं आपका हाथ पकड़ूंगी। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फिर भी वो व्यक्ति इसे क्यों नहीं देख पा रहा? वो बार बार उसी के पास क्यों जा रहा है?
देखिए, इसे मनोविज्ञान में संक कॉस्ट फैलेसी और अकेलेपन का कॉकटेल कह सकते हैं। जब इंसान अकेलेपन के गहरे अंधेरे में होता है ना, तो उसे जो भी थोड़ी बहुत रोशनी दिखती है वो उसी की तरफ भागता है, भले ही वो रोशनी उसे जला रही हो। हाँ, भले ही वो आग ही क्यों न हो। वास्तविकता में ये रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। वो महिला भावनात्मक रूप से बाहर निकल चुकी है। और सबसे अहम बात, जो इंसान आपके गोद लिए हुए बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकता, वो लंबे समय में आपको कभी शांति नहीं दे सकता। ये बात तो है। एक 14 साल के बच्चे के लिए ये अस्वीकृति मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत खतरनाक हो सकती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ये रिश्ता इतना ही नुकसानदायक है तो वो व्यक्ति इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा? वही अकेलापन। हाँ, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से सोचें तो क्या हम सभी अपने पार्टनर से यही उम्मीद नहीं करते? क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि हम अपनी सारी भावनात्मक जरूरतें, अपना सारा खालीपन अपने पार्टनर के जरिए पूरा करना चाहें? यह एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती भी है। स्रोत सामग्री इस हिस्से को एनाटमी ऑफ लोनलीनेस या अकेलेपन की संरचना के जरिए समझाती है। अच्छा। हाँ, देखिए, इस व्यक्ति को मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत है। पहला, इमोशनल कनेक्शन या भावनात्मक जुड़ाव। दूसरा, रोजमर्रा की बातचीत जहां वो दिन भर की छोटी छोटी बातें साझा कर सके, जैसे दिन कैसा गया, क्या खाया वगैरह। बिल्कुल। और तीसरा, बिलोंगिंग या ये एहसास कि वो किसी से जुड़ा है, कोई उसका अपना है। और वो ये तीनों चीजें सिर्फ उस एक महिला से मांग रहा था? एकदम सही। और जब आप अपनी 100% भावनात्मक जरूरतें किसी एक ही इंसान पर डाल देते हैं ना, तो रिश्ते में एक घुटन पैदा हो जाती है। इसे मनोविज्ञान में कोडिपेंडेंसी कहते हैं। निर्भरता बन जाती। जी, और इस मामले में ये एक हाफ कनेक्शन या आधा अधूरा रिश्ता बन गया था। मनोविज्ञान में हाफ कनेक्शन को बहुत खतरनाक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको न तो पूरी तरह से जोड़ने देता है और न ही पूरी तरह से टूटकर आगे बढ़ने देता है। ये बस आपको एक उम्मीद के भ्रम में लटकाए रखता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए सही कदम क्या होना चाहिए? सबसे साफ तरीका ये है कि बिना किसी ड्रामे के एक मैसेज में स्पष्ट कहा जाए, मैं अपने गोद लिए बच्चे के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। बस इतना ही? हाँ, कोई सफाई नहीं देनी, कोई बहस नहीं करनी, सिर्फ एक सीमा तय करनी है और संपर्क तोड़ देना है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो व्यक्ति उस रिश्ते को अचानक खत्म कर देता है तो उसकी जिंदगी में जो भयानक खालीपन आएगा उसका क्या? वो तो अकेलेपन के मारे और टूट जाएगा ना? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसी खालीपन से निपटने के लिए स्रोत में जो हिस्सा है वो मुझे सबसे ज्यादा काम का लगा। ये सिर्फ एक रिश्ते को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी को फिर से बनाने के बारे में है। इसे एक 360 डिग्री रणनीति कहा गया है। यह रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकेलापन सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम नहीं होता, यह हमारे आसपास के भौतिक माहौल से भी जुड़ा होता है। माहौल से? हाँ, जब तक माहौल नहीं बदलेगा, व्यक्ति पुरानी आदतों की तरफ ही भागेगा। सही कहा। इस रणनीति का पहला हिस्सा बहुत ही व्यवहारिक है। हमने शुरुआत में बात की थी कि उस व्यक्ति के पास लखनऊ में एक 4 मंजिला घर है और वो अकेले एक फ्लोर पर रहता है। स्रोत सुझाव देता है कि उसे इस घर का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि उसे एक फ्लोर पर पेइंग गेस्ट यानी पीजी या रूममेट रखने चाहिए। ये बहुत ही शानदार विचार है और इसके पीछे गहरा विज्ञान है। विज्ञान? वो कैसे? मैंने तो सोचा था ये बस घर भरने का तरीका है। नहीं, देखिए, अक्सर हम अकेलेपन का इलाज गहरी रोमांटिक बातचीत में ढूंढते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक सामान्य मानवीय उपस्थिति भी हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को शांत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अच्छा, सिर्फ किसी का आसपास होना? हाँ, जब घर में दूसरे लोग होते हैं, दरवाजा खुलने की आवाज आती है, कोई किचन में चाय बना रहा होता है, तो ये पैसिव ह्यूमन प्रेजेंस हमारे दिमाग के उस हिस्से को शांत करती है जो अकेलेपन से घबराया हुआ होता है। वाओ! इसके लिए आपको उन रूममेट से गहरी दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, बस उनका वहां होना ही अकेलेपन को 50% तक कम कर देता है। ये तो बहुत ही नया नजरिया है। और इसके साथ ही आर्थिक स्थिरता की बात भी आती है। 15,000 रुपए के किराए की आय आज के समय में काफी कम है। बिल्कुल। स्रोत में एक जगह लिखा है कि उसे अपनी वैगनआर कार का इस्तेमाल करके पार्सल डिलीवरी या स्कूल पिक ड्रॉप करना चाहिए, जिससे रोज के कम से कम 500 रुपए आए। शुरुआत में मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। अजीब क्यों? मतलब जिस आदमी का अपना 4 मंजिला घर है वो कैब या डिलीवरी का काम क्यों करे?
देखिए, पैसे के लिए नहीं, बल्कि मनोविज्ञान के लिए। पहली बात तो ये कि कम आय अवचेतन मन पर एक तनाव डालती है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है लो स्टेक्स सोशल इंटरैक्शन, यानी कम दबाव वाले सामाजिक संपर्क। लो स्टेक्स इंटरैक्शन, इसे थोड़ा सरल भाषा में खोलेंगे? बिल्कुल। जब कोई कैब चलाता है या डिलीवरी करता है तो उसकी रोज दर्जनों अनजान लोगों से छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे सर ओटीपी बता दीजिए या मैप में लेफ्ट लेना है। हाँ, सामान्य सी बातें। ये बातचीत गहरी नहीं होती, इसमें रिजेक्ट होने का कोई डर नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइंड है कि ये छोटी छोटी बातें हमारे नर्वस सिस्टम को ये एहसास दिलाती हैं कि हम समाज का एक हिस्सा है, हम दुनिया से कटे हुए नहीं हैं। ये तो बहुत तार्किक है। और इसके साथ ही जब इंसान घर से बाहर निकलता है और काम में व्यस्त होता है तो पुरानी टॉक्सिक यादों में खोने का समय ही नहीं मिलता। आप समझ में आया कि ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, इसी रणनीति में उसकी दिनचर्या को सुधारने पर भी जोर दिया गया है। दिनचर्या में क्या? स्रोत के अनुसार वो व्यक्ति एक YouTube क्रिएटर भी है, इसलिए उसे सलाह दी गई है कि रात को 10 बजे के बाद फोन पर बेवजह स्क्रॉलिंग करने के बजाय वो उस समय का इस्तेमाल YouTube से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंटेंट क्रिएशन जैसी नई चीजें सीखने में करें। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ नया सीखते हैं ना, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो उपलब्धि का एहसास कराता है। ये रात के अकेलेपन से लड़ने का बेहतरीन तरीका है। और इस 360 डिग्री रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है उस गोद लिए हुए लड़के के साथ उसका रिश्ता। हाँ बिल्कुल, स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नियम दिया गया है, कनेक्शन पहले करेक्शन बाद में। यानी पहले उससे जुड़ें, फिर उसे सुधारने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ है। देखिए, एक 14 साल के लड़के को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे डायरेक्शन यानी सही दिशा की जरूरत होती है। सही बात है। उसे हर बात पर लेक्चर देने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य देने चाहिए, जैसे साथ में जिम जाना, उसे ड्राइविंग सिखाना या मोबाइल रिपेयरिंग जैसे किसी स्किल में लगाना, ताकि वो व्यस्त रहें। हाँ, और जब वे साथ में कोई काम करेंगे तो बिना उपदेश दिए ही एक मजबूत बॉन्ड बन जाएगा। मैं इस पूरी रणनीति को एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का नाम देना चाहूंगा। ओहो, ये दिलचस्प एनालॉजी है, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जैसे शेयर बाजार में ये सिखाया जाता है कि अपना सारा पैसा किसी एक ही कंपनी में लगाना बेवकूफ़ी है। अगर वो कंपनी डूबी तो आप सड़क पर आ जाएंगे। बिल्कुल सही। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अलग अलग जगहों पर निवेश करना चाहिए। ठीक वैसे ही अपनी सारी उम्मीदें और भावनाएं एक ही इंसान पर डालना एक बहुत बुरा इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। अगर वो इंसान बदला तो आपकी पूरी दुनिया ढह जाएगी। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इसी बात को स्रोत में 30-30-20-20 के नियम से समझाया गया है। अच्छा, ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार आपको अपने भावनात्मक जरूरियतों को बांटना होगा। 30% ऊर्जा उस 14 साल के लड़के के साथ कनेक्शन बनाने में लगाएं। अगले 30% सामाजिक मेलजोल में, जैसे जिम जाना, किसी एनजीओ से जुड़ना या उन रूममेट्स के साथ सामान्य बातचीत। 20% ध्यान अपने काम, YouTube चैनल और आय बढ़ाने पर दें। और बचा हुआ 20%? जो बचा हुआ 20% है उसे भविष्य के किसी पार्टनर के लिए रखें। लेकिन जरा रुकिए, सिर्फ 20% पार्टनर के लिए? क्या ये थोड़ा कम नहीं है? कम क्यों? मतलब फिल्में और हमारा समाज तो यही सिखाता है कि पार्टनर ही आपकी दुनिया का 100% होना चाहिए। और यही सीख सबसे ज्यादा दिल तोड़वाती है। सच में? हाँ, 20% इसलिए क्योंकि रोमांटिक रिश्ते बहुत अनिश्चित होते हैं। जब आप अपने जीवन का 80% हिस्सा खुद से, अपने काम से, अपने बच्चे से और समाज से भर लेते हैं ना, तो आप किसी पार्टनर के सामने जरूरतमंद या नीडी नहीं लगते, आप पूर्ण होते हैं। क्या बात है। तब कोई पार्टनर आपकी जिंदगी में जरूरत बनकर नहीं बल्कि एक खूबसूरत हिस्सा बनकर आता है। जब आपका पोर्टफोलियो इस तरह बटा होगा तो कोई एक हिस्सा कमजोर पड़ने पर भी आपकी जिंदगी की इमारत नहीं गिरेगी। यह सच में एक बहुत ही सशक्त और आजाद करने वाला विचार है। अब मान लीजिए कि ये व्यक्ति इस रणनीति पर पूरी तरह से काम करता है, खुद को स्थिर कर लेता है, लेकिन भविष्य का क्या?
भविष्य में जब वो नए रिश्ते बनाएगा तो वो ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि पुरानी गलतियां दोबारा ना हो? इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही सख्त फिल्टर सिस्टम लागू करने की बात कही गई है। इस फिल्टर सिस्टम के तहत उस व्यक्ति को भविष्य में किसी भी संभावित पार्टनर से पहली ही बातचीत में ये स्पष्ट बोलना होगा, मेरे साथ एक 14 साल का गोद लिया हुआ लड़का है, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये स्थिति किसी भी हाल में नहीं बदलेगी। एकदम स्पष्ट। जो लोग इस शर्त को नहीं मानते या जो रिश्ते में उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें तुरंत बिना किसी बहस के रिजेक्ट कर देना है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, क्या पहली बातचीत में इतना डायरेक्ट या सीधा होने से सामने वाला इंसान डर नहीं जाएगा? क्या इतनी जल्दी अपनी सारी शर्तें मेज पर खोल कर रख देना लोगों को दूर नहीं कर देगा? हाँ, बिल्कुल दूर करेगा। और यही तो इस फिल्टर का मुख्य काम है। ये कोई बग नहीं है, ये एक फीचर है। अच्छा। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि इस तरीके से 80% गलत लोग शुरुआत में ही छंट जाएंगे। वे आपकी जिंदगी में आकर तमाशा नहीं करेंगे। ये तो फायदे की बात है। जरा सोचने वाली बात है कि क्या कोई ऐसे 10 लोगों को अपनी जिंदगी में चाहेगा जो बाद में चलकर उसे या उसके बच्चे को स्वीकार ना करे? भले ही इस सीधेपन की वजह से 10 लोग रिजेक्ट कर दें, लेकिन उसके बाद जो एक इंसान बचेगा वो वास्तविक होगा। मतलब वो इंसान भावनात्मक रूप से इतना स्थिर होगा जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की जटिलताओं को संभाल सके और उस व्यक्ति की सच्चाई को पूरी तरह अपना सके। एकदम सही है। फिल्टर आपको उस दर्द से बचाता है जो आधी अधूरी बातों की वजह से या फिर झूठी उम्मीदों की वजह से महीनों बाद मिलता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। ये हमें ये स्वीकार करना सिखाता है कि कुछ लोगों का हमारी जिंदगी से चले जाना हमारी भलाई के लिए ही होता है। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी केस स्टडी का सार निकालें तो सबसे बड़ी बात जो उभर कर आती है वो ये है कि समस्या वो व्यक्ति नहीं है। ये बात मुझे भी बहुत गहराई से छू गई। अक्सर ऐसे मामलों में लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन इस व्यक्ति ने एक बहुत ही मजबूत चरित्र दिखाया है। आज के समय में एक अकेले इंसान द्वारा, वो भी तब जब उसका खुद का परिवार उसका साथ नहीं दे रहा है। हाँ। एक 14 साल के परेशान बच्चे को गोद लेना और उसकी जिम्मेदारी उठाना एक बहुत ही दुर्लभ और साहसिक कदम है। ये साबित करता है कि उसके अंदर बहुत प्यार और देखभाल करने की क्षमता है। तो फिर असल समस्या क्या है? असल समस्या उसके आसपास का सिस्टम है, या यूं कहें कि उस संरचना या स्ट्रक्चर का न होना है जो उसे एक सहारा दे सके। उसने अपनी जिंदगी की पूरी इमारत सिर्फ एक खंबे यानी उस रोमांटिक रिश्ते पर टिकाने की कोशिश की, और जब वो खंबा डगमगाया तो सब कुछ हिलने लगा। उसे बस उस इमारत में कुछ और खंबे जोड़ने की जरूरत है। ये सच में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ लखनऊ के उस एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। क्या हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत सीमाओं को लेकर ऐसे ही संघर्ष नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हम अक्सर ये तय नहीं कर पाते कि हमें कहाँ हाँ कहना है और कहाँ दृढ़ता से ना कहना है, और इसी कंफ्यूजन में हम अपने अकेलेपन से भागने के लिए ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जो असल में हमें और ज्यादा खाली कर रहे होते हैं। हमने शुरुआत में एक घर के नक्शे और ब्लूप्रिंट की बात की थी। जब एक घर बनता है तो उसे मजबूत बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, सरिये, कई तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। कोई एक पिलर या एक दीवार पूरी छत का वजन नहीं उठा सकती। सही कहा। एक मजबूत इमारत को खड़े रहने के लिए एक पूरे ढांचे की जरूरत होती है। तो एक सवाल के साथ मैं आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले सभी लोगों को विचार करना चाहिए। क्या आज की इस भागदौड़ भरी, बेहद कनेक्टेड लेकिन अंदर से खोखली आधुनिक दुनिया में हम अपनी व्यक्तिगत खुशी और अपने अकेलेपन का सारा बोझ सिर्फ और सिर्फ अपने रोमांटिक पार्टनर के कंधों पर डाल रहे हैं? क्या ये समय में है कि हम इस भारी बोझ को बांटें और खुद को एक मजबूत समुदाय, कुछ अच्छे दोस्तों, एक नए शौक या एक बड़े सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनाएं? क्योंकि शायद अकेलेपन का असली इलाज कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया बसाना है। बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। स्रोत सामग्री से ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस पर जरूर सोचिएगा।